नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपकी किसी एक शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। वो समाज में उन्होंने एक विशेष स्थान बनाया है। जाहिर है, हर पादान पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके पीछे उसका बहुत ढेर सारा संघर्ष होता है, बहुत लोगों का सहयोग भी होता है और हिम्मत भी होती है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मध्य प्रदेश पुलिस में एडीजीपी डीसी सागर साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत। सागर साहब एक ऐसे अफसर हैं जिनकी फिटनेस की तारीफ ऐसा कहा जाए कि पूरे देश में है, दुनिया में भी है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो अपने आप को इतना फिट कैसे बना के रखते हैं, ये उनसे समझते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं और साथ ही उनसे ये भी समझते हैं लोगों को कि वो लोगों को भी कुछ टिप दें, इतनी व्यस्तताओं भरी जिंदगी में उन्हें कैसे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये अवसर दिया अपनी बात को रखने का। और आपने पहला ही सवाल जो आज की डेट में बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से और कोरोना के संक्रमण से बड़ी बेबाकी से, बड़ी जोश खरोश से लड़ रहा है और सफल भी हो रहा है वो। तो अब जो हेल्थ को लेके या जो स्वास्थ्य को लेके जो बातें होती थीं कि किसी ने कुछ टिप्स दे दिए, किसी ने कुछ कर दिए, अब हर व्यक्ति बाध्य हो गया ये सोचने के लिए कि मैं स्वस्थ क्यों ना रहूं। पहले हम कहते थे भाई स्वस्थ रहो, अब उसकी मजबूरी है ये सोचना कि मैं स्वस्थ रहूं। अब स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के इसमें विचार हैं, कई तरह के दृष्टि बिंदु हैं, कई तरह के इसमें लोगों के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन जो तरीका या जो पद्धति मैंने अपनाई हुई है वो मैं साझा कर सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम बाकी क्या करते हैं, परंतु मैंने जो महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि जीवन यद्यपि नश्वर है, परंतु इस जीवन को हम पूरी सादगी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मजे के साथ, आनंद के साथ क्यों ना जिए। तो इस फलसफे को लेकर यदि आप चलेंगे तो मैंने देखा है कि आपका ना तो मन भटकेगा, ना आप विचलित होंगे, और ना ही आपकी जो जिह्वा है यानी जीभ जो है, यानी आपके जो टेस्ट बड्स हैं उस पर भी आपका नियंत्रण रहेगा। क्योंकि ये सब चीजें शुरू होती हैं टेस्ट बड से, आपकी जुबान से। तो जो आपका शरीर है उस शरीर को निरोग रखने के लिए आवश्यक है कि आप पहली चीज तो ये कि आपका जो मन है ये प्रसन्न रहना चाहिए, यानी आप किसी दुविधा में ना रहें। अन्यथा दुविधा में रह के यदि आप कई हेल्थ प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, तो आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सी अन्य चीजें घेर लेंगी। तो पहली चीज वो ये है कि आप जो भी खाएं वो संतुलित हो, उसमें सब तरह का आहार होना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए, जिसमें आपका प्रोटीन भी हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हों उसमें। अब ये सब चीजें हमको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप महंगाई खाना खाएं, आप सामान्य खाना भी यदि ढंग से चयन करके खाएंगे तो आप वही चीज जो आप महंगे आहार से, मार्केट से ले सकते हैं, आप जो सामान्य घर में उपलब्ध है वहां उससे भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको प्रोटीन चाहिए, तो जो आपकी दालें हैं, चना है, सोयाबीन है, इनमें प्रोटीन है। लेकिन लोग लपकते हैं कि हम जो है ना महंगे बादाम ही खरीद लें, हम महंगे चिलगोजे ही खरीद लें, या जो लोग निरामिष भोजी हैं, नॉन वेजिटेरियन जो है, वो महंगी मछली, महंगा चिकन, महंगा मटन ये खा के ही वो प्रोटीन की उधर पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो मैंने जो अपना रखा वो ये कि आपके घर में जो घरेलू रूप से जो उपलब्ध चीज़ें हैं उन चीज़ों को ढंग से पका के आप अच्छे मन से उनको खाइए। अब सवाल ये आता है कि आपने खाया तो, लेकिन उसके साथ में आपने यदि व्यायाम नहीं किया, वर्जिश नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, तो आपको ये जो चीज़ें आपने खाई हैं इनका ढंग से मेटाबोलाइज इनको करने में मदद नहीं मिलेगी। यानी आपका जो शरीर है, जो आप खाएंगे उसको पचाने के लिए भी उसमें सामर्थ्य होना चाहिए,
उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अब परिश्रम भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग परिश्रम ऐसे करते हैं, टीवी चला लिया या मोबाइल भी चला लिया, उसमें बैठे बैठे योगा भी कर लिया, बैठे बैठे उसमें जुम्बा भी गा लिया, बैठे बैठे सब कुछ कर लिया, उसमें वर्कआउट भी हो गया उनका। ऐसा नहीं है। उसमें आपको पूर्ण रूप से तल्लीन होकर पसीना बहाना पड़ेगा। पसीना बहाने का मतलब यह है कि आपको आधा पौना घंटा इंटेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब इंटेंस एक्सरसाइज जो की जाती है वो भी कई प्रकार से होती है। लोग, अभी मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा साहब हम डेली 10 किलोमीटर घूमते हैं लेकिन हमारा जो तोंद है, पेट है, ये कहीं नहीं जा रहा। तो मैंने कहा भाई तुम 10 किलोमीटर घूमने जाते हो या दौड़ते हो तो आप प्रतिदिन किस चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हो? सिर्फ टांगों की कर रहे हो, लंग्स की कर रहे हो, बाकी आपके जो कंधे हैं ये, उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए तो ये जो आप रणनीति है इसको चेंज करो। आप डेली मत दौड़िए, आप उसको 1 दिन बाद दौड़िए, 2 दिन बाद दौड़िए। और जब आप नहीं दौड़ रहे हो तो आप जो बाकी आपके शरीर के अंग हैं उनकी कसरत कीजिए। जैसे गर्दन की कोई कसरत नहीं करते लोग, कंधे की नहीं करते लोग, कसरत नहीं करते, पिंडलियों की नहीं करते। यानी जो आपके जो ऐसे भाग हैं जो जिनको आप नजरअंदाज कर देते हैं उनकी कसरत कीजिए आप। तो इसलिए बॉडी को आप 3 पार्ट में बांटिए। पहला आप लीजिए चेस्ट और ट्राइसेप। यानी चेस्ट जब आप करेंगे तो उसके साथ आपका ये जो मसल है ट्राइसेप का ये काम, जैसे आप पुशअप्स लगाएंगे तो ये यूज होता है, सेकेंडरी मसल। तो चेस्ट ट्राइसेप 1 दिन। अब उसके अगले दिन आप दौड़ लीजिए, कार्डियो कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका बॉडी पार्ट और है बैक बाइसेप्स, क्योंकि जब भी आप बैक की करेंगे तो आपका बाइसेप्स का इसमें योगदान रहेगा। तो वो 2 मसल्स आपके उस दिन उनकी कसरत हो जाएगी। फिर आप कार्डियो पे आ जाइए। कार्डियो में आपको दौड़ना हो सकता है, कार्डियो में आपका जो है ब्रिस्क वॉक हो सकती है, कार्डियो में आपका डांस हो सकता है, जुम्बा हो सकता है, या कोई ऐसी अगर छोटी चढ़ाई है तो वो चढ़ाई कर सकते हैं आप, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं आप। अब अगले दिन आपका बॉडी पार्ट बच गया शोल्डर्स एंड लेग्स। अब शोल्डर्स एंड लेग्स कीजिए आप, हर एक की 5-5-6 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। फिर आप कार्डियो पे आ जाइए। तो ऐसा करके आप अपने पूरे शरीर को बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्ट और विकसित कर सकते हो। लोग नहीं करते। लोग क्या है, पता चला वो दौड़े चले जा रहे हैं, फिर कहते साहब हमारा तो पेट नहीं जा रहा, या हम ज्यादा स्लिम हो गए। तो ये जो अति है ना, ये इसमें आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगी वनस्पत उसमें कोई मदद करने के। अब एक चीज और इसमें ये कहूंगा कि जो खुशी मन या जो आनंदित होकर जो जिंदगी जीने का लुत्फ है वो रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई समस्या भी है आपको तो आप हेल्थ पर उसका असर न पड़ने दें। आप अपनी रूटीन जो है उसका पूरा कीजिए, उसके बाद सोचिए कि अब क्या करना है आगे। तो अपने हेल्थ को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, डाइट को नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो जो जिस समय आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय सब भूलने की कोशिश कीजिए और सिर्फ आप केंद्रित कीजिए अपने स्वास्थ्य वर्धन की तरफ। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। आपके पास वर्तमान जो जिम्मेदारी है उसमें रिसर्च भी है, ट्रेनिंग भी है, और अभी हाल में ही गृह मंत्री ने एक संचालनालय बनाने के लिए भी घोषणा की है। तो ये जो है इसमें किस तरह से अभी काम होता है, संचालनालय बनने से क्या लाभ होगा, और ये जो आपके अनुभव है इसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? अभी जिस संस्था में मैं हूं एज एडीजी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर, तो ये बहुत ही मतलब गर्व महसूस करने वाला पद है, क्योंकि इसमें आपका जो योगदान है वो जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें होने वाली मृत्यु, उसमें होने वाले गंभीर रूप से घायल लोग, उससे जुड़ी हुई सड़क की सुरक्षा, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है ये। और ये जो पीटीआरआई है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो एक रोड सेफ्टी कमेटी है उसका एक तरह से लीड एजेंसी है, एक सेक्रेटेरिएट है एक तरह से। तो जो अपना काम होता है वो ये होता है कि जो जितने भी जिले हैं उसमें अलग अलग क्षेत्र में आपको आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, और वो फिर उसका विश्लेषण माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो करके बताती है कि आपके जो आंकड़े ये बताते हैं कि आपका इन क्षेत्रों में और मेहनत करने की जरूरत है और आपको यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा जिससे सड़क दुर्घटनाएं न हो, लोग असमय मृत्यु जिनकी ना हो, काल के गाल में ना जाए। तो ये जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ये। अब इसको लेके जो आपने डायरेक्टरेट की बात कही, वो डायरेक्टरेट तो जो क्योंकि घोषणा हुई और पहले से भी एक इसमें परिकल्पना चली आ रही है, तो उससे
जो डायरेक्टरेट का रोल है उसमें ट्रैफिक की जो चीज़ें हैं, जो ट्रैफिक के सुधार की चीज़ें हैं, जो ट्रैफिक का जो एनफोर्समेंट है, यानी जिलों से जो सीधा सम अब भी है, तो उस समय भी होगा। उस समय ये होगा कि आप एक ऐसी संस्था बन जाएंगे कि जो सीधा जैसे जिले के एसपीज हैं या जिले के जो एडिशनल एसपीज हैं उनका सीधा संबंध आपका उस डायरेक्टरेट से होगा, अब भी है। लेकिन अभी क्या है कि जो दुर्घटनाएं हैं, जो यातायात है, उसको लेके इतनी संवेदनशीलता भी है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं आपको, कोई दुर्घटना हुई, घटित हुई जिसमें मृत्यु हुई। अब उस दुर्घटना की मृत्यु की जो विवेचना है, उस विवेचना में आपको उसी ईमानदारी, उसी संजीदगी या उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और फॉरेंसिक दृष्टिकोण से उसको विवेचना करनी चाहिए, जिससे कि जो आरोपी है, जिसने ये मृत्यु कांड किया, दुर्घटना घटित की, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष में साक्ष्यों के आधार पर समुचित दंड मिले। ठीक, तो अब वो जो समुचित दंड है तभी मिलेगा जब आपके जो विवेचना है वो सशक्त है, उसी गंभीरता के साथ है जैसे आप बाकी गंभीर अपराधों की विवेचना करते हैं। एक तो ये है टेक अवे पॉइंट। मेरे इसमें एक सवाल मेरा और भी है आपसे। बीच में आपने ये भी कहा था कि ये जो धाराएं हैं 279 से लेकर 304 तक, इन धाराओं के अलावा भी और ये कम है, ना काफी है, इसमें और भी कुछ नई चीजें जुड़नी चाहिए। नहीं, बहुत सही आपने ये अभी जो मुद्दा उठाया कि ये जो 279, 337 और 304A, जिसमें आपका तेज और लापरवाहीपूर्ण तरीके से यदि आप वाहन चलाते हैं और उससे यदि कोई दुर्घटना होती है और उसमें यदि मृत्यु होती है, तो उसकी जो विवेचना है, उस विवेचना में यदि आप जिसने मृत्यु कारित की है उसमें ये नॉलेज है कि वो जानबूझकर उसने ये वाहन इस प्रकार से चलाया और ये परिणति हुई, तो ये माना जाएगा कि उसमें ये नॉलेज थी। तो ये आशय नहीं था उसका, लेकिन गैर इरादतन मानववत तो हो गया ये। तो इसलिए जो 304 भाग 2 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये वाली धाराएं जिसमें कि दंड ज्यादा है, माननीय न्यायालय अप्रिशिएट करता है इन चीजों को कि यदि आपने उसमें साक्ष्य संकलन सही किया है, आपकी जो उसमें साक्ष्य हैं, साक्षी हैं, वो चीज का सही तरह से आपको बता रहे हैं कि हाँ, ये जो मैं कह रहा हूं इस आधार पे क्या। जैसे आपने कहा कि बहुत ही तेजी से लापरवाही गाड़ी चली, तो माननीय न्यायालय पूछेगा भी आपके पास में क्या प्रमाण है, कौन सा यंत्र है। तो ये यंत्र जो फोरेंसिक साइंस है वो स्पॉट पे जाकर तकनीकी विद्या से उसको पूरा संग्रहित करके अपनी रिपोर्ट देगी, तो वो साक्ष्य बनेगा। जैसे मर्डर में होता है, ये साक्ष्य बनेगा, तो उसका अभाव है अभी। और दूसरी चीज, क्रैश इन्वेस्टिगेशन जो मोटर व्हीकल एक्ट की 135 में है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जिले के कलेक्टर, एसपी और जो बाकी जो रोड एजेंसीज हैं, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, ये सब उसमें सदस्य होते हैं। इनको चाहिए रोड को जाकर देखना और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना कि रोड की वजह से एक्सीडेंट होने में कितना योगदान रहा, तो उसको सुधारें वो लोग। सागर साहब, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि जो एक कमेटी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, नोडल एजेंसी है, दुर्घटनाएं जहां होती हैं वहां कुछ स्थानीय कारण भी होते हैं कई तरह के, तो उस सब में क्या उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो रोड बनाने के लिए जिम्मेदार है, उन चीजों में चूक की? नहीं, इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा इस ओर कि जो मोटर व्हीकल एक्ट की 135 नंबर की धारा जो है, उसमें ये मतलब मैंडेटरी है, मतलब आप बाध्य हैं इस बात के लिए कि कोई भी स्पॉट जहां पर गंभीर रूप से दुर्घटना हुई है, कई लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, हताहत हो गए, डेथ हो गई, तो उसकी क्रैश इन्वेस्टिगेशन करना है। और उस क्रैश इन्वेस्टिगेशन में ये क्रैश जो हुआ क्यों हुआ, मतलब उसमें स्थानीय या भौगोलिक या रोड का कहाँ तक योगदान है। अब उस रोड का यदि योगदान है तो जो संबंधित जिले की सड़क सुरक्षा उप समिति है, जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं, पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष है, और पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और अन्य जो रोड एजेंसीज हैं वो उसकी सदस्य हैं, तो उनको स्पॉट पे जाकर ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ये शोध करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या ये जो रोड बनाई, जिसने बनाई, उसमें कोई कमी रह गई क्या, उस रोड पर साइन होने चाहिए थे, या उस रोड की डिज़ाइन गलत हो गई, इंजीनियरिंग गलत हो गई। इन सब चीज़ की रिपोर्ट वो प्राप्त करेंगे, उसको समझेंगे
और यदि इसमें कोई लापरवाही पाई जाती है निर्माणकर्ताओं की, जिसमें आपके निर्माण करने के जो एजेंसीज हैं जिन्होंने ये निर्माण किया, तो उनकी भी, उनसे भी इस बात का स्पष्टीकरण या उनमें भी ये उत्तरदायित्व या उनकी जवाबदेही तय की जाएगी कि आपके द्वारा यदि ये जो निर्धारित डीपीआर में जो मापदंड है उसके अनुरूप यदि आपकी सड़क नहीं है तो आप दोषी पाए जाएंगे कि आपने सड़क में लापरवाही की या सड़क में वो मापदंड नहीं आपने फॉलो किया। तो ये क्रैश इन्वेस्टिगेशन होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है रोड सेफ्टी, उसका स्पष्ट निर्देश है कि आप क्रैश इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उस रोड को सुधारिए, सुरक्षित बनाइए। अब दुर्घटना घटित हो गई, उस दुर्घटना में पुलिस अपनी विवेचना करेगी फ्रॉम अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से विवेचना करेगी। आप आरोपी था, उसे कितनी गलती थी, क्या थी, और वैज्ञानिक रूप से कितने साक्ष्य साथ में, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो मैटर है कि भविष्य में एक्सीडेंट ना हो, हाँ, उसका शोध जो है वो जरूरी है। पुलिस अफसर आप बने, वरिष्ठ पुलिस अफसर हैं। छात्र जीवन, सब हर व्यक्ति के जीवन में वो दौर आता है, व्यक्ति स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। तो जब वो छात्र जीवन था, जो पढ़ाई लिखाई का दौर था, उस समय आप कैसे छात्र थे और क्या सोचते थे क्या बनना है? नहीं, मेरे फादर, मेरे पिताजी, मेरे डैड जो थे वो आर्मी में थे। तो लक्ष्य शुरू से ही था कि आप यूनिफॉर्म फोर्स में जाएंगे, और उसमें तय ये किया गया कि आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देंगे, और उस सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए आपको कमर कस के पढ़ना पड़ेगा। ये संचेतना पहले से ही थी कि बिना आपको मेहनत किए हुए इसमें फल नहीं मिल सकता। तो ये रुझान पहले से ही था कि ये संघर्ष है, ये चुनौती है, ये एक प्रतिस्पर्धात्मक पेपर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एक से एक बड़ा तोप रहता है, इसमें पढ़ने लिखने वाले लोग रहते हैं और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत की। अब उस मेहनत के लिए एक वाकया बताऊंगा जो थोड़ा मोड़ जो जिंदगी में आया जब हम छोटे थे। वो ये हुआ कि मेरे फादर ने एक अपने कोलीग को बोला कि यार आप जाकर बेटे से मिलो और उनसे इसके बारे में बातचीत करो जनरल। और उन्होंने कुछ सूत्र दिए उनको, तो सूत्र बाद में पता चले। सूत्र ये था, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या बनना चाहते हो। उस समय जब तक ये चेतना आई कुछ कुछ बोलते थे। फिर उन्होंने कहा देखो बेटा ऐसा है, बड़ा छोटा था मैं, मेरे ख्याल टीनेज भी शुरू। तो मैंने कहा कि ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखो मूल मंत्र ये है, या तो 20 साल पहले गधे बन जाओ या 20 साल के बाद आप गधे के गधे रहोगे। अर्थात मुझे जो उस समय समझ में आया, और यार गधा बड़ा फेथफुल होता है, गधा मेहनत करता है, देखो ये होता है। तो मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया, लाइब्रेरी किताबें उठानी शुरू की, लाइब्रेरी किताबें पढ़नी शुरू की, अपने कक्षा से जो उन्नत किताबें थी वो पढ़नी शुरू की। अब वो पढ़ के पता चला कि मेरा स्तर क्लास में बढ़ता चला गया और मैं काफ़ी फेवरेट हो गया स्कूल में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यार ये तो बड़ा अच्छा चक्कर है यार, तुमको क्या करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है और अपना काम करना है। तो वहाँ से ये एक मोड़ आया, यानी टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में फादर के सौजन्य से। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि बड़ी मोटिवेशनल है कि आपको यदि कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी में कायापलट हो जाता है। ये तो तब से ये अपना दौर। ये तो पढ़ने लिखने की बात थी, लेकिन आप स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत जागरूक रहे। तो कभी कॉलेज में, युवा अवस्था में, कभी में लड़ाई झगड़े इस तरह की भी चीजें, तो उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं? इसमें जो है आपकी जानकारी बता दूं कि वो ऐसा नहीं था। वो ये था कि जो लोग लड़ते थे वो अपनी लड़ाई को सुलझाने के लिए मेरे पास आते थे। मतलब लड़ झगड़ लिए, फिर यार वो देखो, ये कहने का मतलब कि मुझे कभी खुद युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब एक तरह से उनके युद्ध का समाधान करने के लिए मैं रहता था, एक तरह के निर्णय, मतलब संधि कराते थे, संधि कराते थे और उनको एक तरह से प्रेम भाव से समझा देना। तो ये जो एक तो ये संधि तो वही करा पाता है ना जिसकी अपनी अलग धाक भी हो। तो वो एक धाक तो नहीं हो, वो है कि उनको लगा कि यहाँ ले जाओगे तो मामला सलट जाएगा। तो कहने का मतलब लोग एक मैनेजमेंट के ग्रुप में देखते थे। कुछ दबाव तो रहा होगा, लोग दबाव तो मानते रहेंगे कि नहीं भाई इनकी बात टालना ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं, हानिकारक था।
नहीं, क्योंकि वो मानते थे कि ये सरल स्वभाव और सही बात कहेगा, हमारी बात को सुनेगा और जो निर्णय होगा सही सुनाएगा। तो इसी के चलते मैंने फिर एलएलबी भी किया, क्योंकि यार मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज में यदि आप एलएलबी को लेके यानी लॉ को लेके जाते हैं तो आगे चल के इससे आपको जो कानूनी ज्ञान है, विधि विज्ञान का ज्ञान है, उस मदद मिलेगी। और मुझे बड़ा उससे बड़ा फायदा हो रहा है। जब मैं किसी विवेचना की डायरी को देखता हूँ, कोई यदि कोई लेके आता है तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है 1 से लेके 100 पेज तक पढ़ने में। तो ये जो अध्ययन है लॉ का या विधि ज्ञान का, इसका मुझे बड़ा सकारात्मक प्रभाव मेरे व्यक्तित्व में और मेरी सोच में, समझ में रहा है और अभी भी है। अभी भी मैं लॉ को पढ़ता हूँ। कितने प्रयास करने पड़े आपको यहाँ आने के लिए? सिर्फ वर्दी ही हासिल करनी थी, वर्दी में ही जाना था, या आईएएस भी बनने का ऐसा? वर्दी का देखो ऐसा है, वर्दी का ऐसा है कि ये वर्दी किसी के कहने से कि मैं वर्दी मिली जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेरिट है। मेरिट में क्या है कि आप कहाँ टिकते हो, उस मेरिट के हिसाब से आपको वो सर्विस मिलती है। और आप हसरत रखेंगे उसकी कि यूनिफॉर्म में जाएं हम और मेरिट में आपको आईएएस मिल गया, तो तब भी आप ले सकते हैं इसको। लेकिन आपकी मेरिट कम है और फिर आप कहो कि मुझे मिल जाए ये। लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कुदरत का, और किस्मत का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, और भी जो इतने भी वेल विशर शुभचिंतक हैं उनका, कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें लाखों लोग बैठते हैं, इसमें सफल होना ये अपने आप में ये दर्शाता है कि आपने ईमानदारी से अपनी जो अध्ययन है, शोध है, वो ईमानदारी से किया। तो इतना संतोष मुझे है और ये सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और लोगों को बताता हूँ मैं, तुम्हें अभी तुम अगर ध्यान से पढ़ लोगे, और ध्यान से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी जो पढ़ाई की दिशा है वो सही होनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ना एक वो नहीं है, प्रतिमान नहीं। प्रतिमान है कि आपकी दिशा यानी डायरेक्शन आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचने की सही है नहीं। लॉन्ग रूट से तो नहीं जा रहे हैं आप सीधा सीधा रूट लीजिए जो सही है। और बिना अभ्यास के, बिना हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के, बिना बार बार उसको उच्चारण किए हुए सफलता मेरे हिसाब से तो असंभव है। आप पुलिस अधीक्षक बने, जाहिर है पुलिस अधीक्षक के पहले भी आपने जब ज्वाइन किया होगा, ट्रेनिंग की, तो पुलिस अधीक्षक ही बने। उसके बाद और बड़े वरिष्ठ पदों पर भी आप। तो जब ये शुरुआत हुई तो कैसा हुआ? आपने सोचा होगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। जब आप पहुंचे तो वहाँ क्या मिला? और इतने लंबे सफर में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो एक यंग व्यक्ति सोचता है कि अब ये समाज में ये बदल डालूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो उसमें आप जब हकीकत से दो चार हुए तो क्या महसूस किया आपने? नहीं, ये जो एक हर व्यक्ति में, खासकर जो युवा वर्ग आता है, क्रांतिकारी विचार होते हैं क्रांति लाने के, और होने भी चाहिए वो सही दिशा में क्रांति। तो जब जैसे मैं इस सर्विस में आया तो मैंने देखा, वो आज भी देखता हूँ, कि जो आप करना चाहते हो सुधार, जितने टाइम तक आप हो वहां, वो सुधार उतने टाइम तक रहेगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मतलब आपका किया हुआ सुधार अजय अमर और हमेशा के लिए रहेगा ऐसा नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति जो जैसे एक जगह पर एक अधिकारी गया, वो अपने हिसाब से वहाँ का मैनेजमेंट करता है और सुधार लाने की कोशिश करता है। तो ये मान लेना कि मैंने सब सुधार दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पर सुधार लाने की कोशिश की, वहाँ सुधार हुआ, क्रांतिकारी सुधार हुआ। और जनता इस बात का प्रमाण देती है कि आप यहाँ आए और आपने जो ये किया हमारे लिए, इससे हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, और हमारी समस्याएं जो हैं वो आपके आने से दूर हुई। तो ये प्रमाण जो है ना, ये प्रमाण मुझे जहाँ भी गया हूँ वहाँ मिलता रहा है, और अब भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मैं अपनी जो क्षमता है, अपना जो लिमिटेशन है, या अपनी जो औकात है, उसके हिसाब से करता हूँ। ये नहीं कि ऊंची नीची फेंकना। आप जनता से जुड़िए, उनके दर्द को समझिए, उनको दूर कीजिए, इतना सही है। यही क्रांति है बस, और कोई क्रांति नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें हैं कि टेक्नोलॉजी में ये कर देना, वो कर देना, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप यदि कोई समस्या किसी की है, उस समस्या का सही निराकरण, सही निदान ईमानदारी से करवा देते हैं या कर देते हैं उसको, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से, जिस भाषा में, जिस तरह की समस्या है, उसका निदान भी उसी अंदाज में करना, आम आदमी को की जो जरूरत है उसको उसी तरह से पूरा करना। मतलब जो एक व्यक्ति है, उसकी समस्या है, उसकी जगह अपने आप को रख के देख लो, तो आप कभी गलती नहीं करोगे, कभी भ्रष्ट नहीं बनोगे, कुछ नहीं बनोगे।
जैसे आप ये देखिए, यदि आपके साथ कोई समस्या है और आप गए थाने में, और थाने में आपको जो है ना सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, नहीं सुनवाई हुई, तो आप अपने आप डाल के देख लो, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, यदि आप दूसरे के साथ करोगे तो वो भी ऐसे ही महसूस करेगा। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई याद जो फील्ड में काम के दौरान बहुत ढेर सारी चुनौतियां होती हैं, और जब आप कोई चीज ऐसी करते हैं तो कभी बहुत संतुष्टि भी होती है, ऐसा कोई संस्मरण आप हमारे साथ साझा करना चाहिए? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक मैं उदाहरण बताऊंगा। मैं एक जोन में आईजी था, तो मैं किसी वजह से दौरे पर था 2-3 दिन के लिए। तो जब मैं आया, मतलब हकीकत है ये, जब मैं आया तो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति और वृद्ध महिला, दोनों पति पत्नी, वो मेरे ऑफिस के बाहर प्रांगण में बैठे हुए थे 3 दिन से। मैं पहुंचा, मैंने कहा माता जी आप कैसे? कि बेटा हम जो है 3 दिन से ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम आपसे मिलके ही जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे। तो मैंने कहा वहां बैठो, और मैं ऑफिस में ले गया उनको अपने साथ। ऑफिस में अपने साथ ले गया तो मैंने कहा बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। तो उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनकी आंखें छलक गई, यानी वो फपक फपक कर रो दिए वहां पर, ये कहकर कि अभी तक हमें किसी ने, मतलब आप शब्द नहीं बोला, आप तो कुर्सी बिठा रहे हो, पानी पिला रहे हो, सब पूछ रहे हो। जिस जिले से मैं आया हूं, जहां से मेरी समस्या हुई है, मैं उनके पास भी गया, लेकिन सिवाय दुत्कार के कुछ नहीं मिला। आपने यहां बैठाया मुझे, हम नहीं बैठेंगे, हम नीचे बैठेंगे। मैंने कहा नहीं, तो आपने बैठो, हम भी नहीं बैठेंगे। कुर्सी बैठे, उनको पानी पिलाया, उनकी समस्या सुनी, और उनकी समस्या पारिवारिक थी। उनके बेटे जिनको, मतलब देखिए इतनी हृदय विदारक है कि उनके बेटे जिनको उन्होंने सड़क पे ठेले लगाकर पैसे कमाकर मकान बना के दिए, ये दिए, 3-4 कमरे बना दिए। शादी होने के बाद में एक कमरे में वो रहते थे वृद्ध लोग, उनको निकाल के किराए पे मकान देना चाहते थे कि तुम्हें जाना जहां जाना जाओ। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास जब आए, और जब उनके वहां रहते हुए ही इसका निराकरण मैंने एसपी को फोन करके और उसी समय करवा दिया कि जो भी घटना घटी थी उसको पूरी समीक्षा करके जिसके खिलाफ अपराध बनता है बना के बनोगे, तो वो इतने प्रसन्न हुए वो कि उन्होंने कहा कि साहब हमारा 3 दिन का रुकने का उद्देश्य था, उसकी पूर्ति होगी, हम बहुत खुश हैं, आत्मा से खुश हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उनका स्वागत कर रहे थे उनके लड़के। तो ये एक संस्मरण ऐसा मुझे बड़ा संतोष देती है। और ये चीजें मैंने अपने फेसबुक में इसको डाला हुआ है कि लोगों को प्रेरित करने के लिए कि एक आईजी के पास में व्यक्ति तभी जाएगा जब एसपी और डीआईजी उसकी नहीं सुनेंगे। तो ये हमारे जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको समझना चाहिए कि उनके पास में जो आए वो निराश ना हो और उसकी समस्या का निराकरण हो। एक आखिरी सवाल है, वक्त समाप्त हो गया है, और ये सवाल मैं अक्सर हर अफसर से पूछता हूँ। जिस दौर में आपने काम शुरू किया, अब की चीजों में राजनीति के दखल में भी बड़ा अंतर हो गया, बहुत तरह की चीजें। अब आजकल तो ऑनलाइन समीक्षा करके सस्पेंड कर दिया जाता है, तबादले हो जाते हैं, बहुत तरह की चीजें। और काम करने की आजादी और काम करने के तौर तरीके और बहुत ढेर सारी चीजों में समय के हिसाब से परिवर्तन भी होता है। तो ये जो दखल है प्रशासनिक अधिकारी की कामकाज में, उसको तब और अब और काम करने में चुनौतियां किस तरह से आप महसूस करते हैं? लेकिन बहुत संक्षिप्त में जाऊं। देखिए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दूं, आप यदि सही काम कर रहे हैं, सही मतलब जो नियम अनुसार सही है हर दृष्टिकोण से, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चुनौती कहीं से भी किसी वर्ग से नहीं है। चुनौती तभी आती है जब आप किसी का पक्षधर हो जाते हो। आप न्यूट्रल रहिए, आप जो है ना न्याय हित में रहिए, तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और जहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इंसान को अपने दिल में कभी भी जगह ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि ये चीज़ हमारे दिल को लग गई, हटा दिया। तो जो आपका उद्देश्य है सिर्फ उस जगह पर रुकना नहीं है, उद्देश्य है जनता की सेवा करना, और जनता की सेवा तो आप जहां रहोगे वहां कर सकते हो। तो इसमें ये वाली चीज़ कि यदि आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। एटलीस्ट मैंने कभी महसूस नहीं किया इस बात को। आपकी यहाँ से पोस्टिंग वहाँ हुई तो वहाँ आप काम कीजिए। आप वैसे भी आप शासकीय कर्मचारी हैं,
और ये क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, यहाँ पर लोकतंत्र है, तो आपको मानना चाहिए कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का परिभाषा है उसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो आप भी फॉर द पीपल काम कर रहे हो तो करो, खुश रहो। तो मैं इसलिए खुश रहता हूं, कोई समस्या नहीं आती हमको, कोई दखल अंदाजी का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कोई आप ऐसा काम कर नहीं रहे हो। सीधे सीधे आप काम कर रहे हो, जनता से जुड़े हो, जनता तो आपसे वैसे भी जुड़ेगी। मेरे से बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं, वो उनकी कोई समस्या होती है सबसे पहले वो मेरे को बताते हैं कि ये, मैंने कहा वहां कोई अधिकारी नहीं है कि साहब कोई नहीं सुन रहा। तो ये अपने आप में एक तमगा है मेरे लिए कि जनता यदि आपके बारे में ऐसा महसूस करती है कि उनकी समस्या का निदान आप कर सकते हो, भले ही आप वहां पदस्थ नहीं हो, तो इससे बड़ा मेडल, प्रमाण और ट्रॉफी तो आशीर्वाद मैं नहीं समझता कि मुझे कोई दे सकता है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना एक वरिष्ठ पुलिस अफसर, उनका ये कहना है कि आप जिस भी जिम्मेदारी में है उसको अच्छे से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, और जब आप ये सोचेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग, तो आप जाहिर है अपने काम को बेहतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप अपना काम बेहतर कर सकते हैं, और तब कभी कोई दबाव नहीं आता जब आप काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं। और आप तो प्रशासनिक अफसर हैं, जाहिर है आप जहां भी होंगे वो जनता की भलाई के लिए करेंगे। आपका काम भी वही, आपकी ड्यूटी भी वही, आपकी लोकतंत्र में जिम्मेदारी भी वही। और शरीर को बेहतर बनाइए, स्वस्थ बनाइए। सिर्फ पैरों को मजबूत मत कीजिए, दिमाग को भी मजबूत कीजिए, कानों को भी मजबूत कीजिए। और खाने के लिए जो घर में उपलब्ध है उससे भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे तो जो एक बात है कि सेहत लाख नियामत, बेहतर रहेगा। निराश मत होइए, हमेशा उन परिस्थितियों का सामना कीजिए और ऐसी चीजों को भुलाइए और आगे बढ़िए। जिस तरह से ट्रैफिक को लेकर एक रिसर्च का काम चल रहा है, उस पर उन्होंने आगे बढ़कर बहुत ढेर सारी चीजें करने की कोशिश की है। और उनका ये मानना है कि अफसर जहां भी होता है, हर अफसर अपने अपने अंदाज से काम करता है, और जिस अंदाज में आप काम करते हैं अगर वो लंबे समय तक चले तो जाहिर है यही क्रांति है। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आप पूरी जरूर करते रहिए। क्रांति की उनकी यही परिभाषा है। पिता ने एक ऐसा सूत्र दिया, एक ऐसा मार्गदर्शन दिलाया अपने ही एक साथी से कि गधे अभी बन जाओ या गधे बाद में बनना है। तो उन्होंने तय कर लिया कि वो पहले ही गधा बनेंगे और बेहतर ढंग से काम करेंगे। और उन्होंने जो पढ़ाई की, उन्होंने जो कुछ भी समझा, उससे इंसाफ करने के लिए उनके साथी भी उन्हें हमेशा उन्हीं की तरफ देखते थे, निहारते थे, और उन्हें इस बात का गर्व भी। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक आप मुझे दीजिए।